Hello everyone, good morning. First of all, I would like to welcome you all on my YouTube channel that is Legal Fable. आज हम लोग अपने आईपीसी के लेक्चर सीरीज में या बीएनएस के लेक्चर सीरीज में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पढ़ने वाले हैं, जो हमारे आईपीसी में एक्चुअली प्रोवाइडेड था चैप्टर 5A में ना, चैप्टर 5A में, और अभी हमारे बीएनएस में ये प्रोवाइडेड है चैप्टर 4 में। सेक्शन क्या है? सेक्शन हमारा 61 का ए और बी हमारा प्रोवाइडेड है इसमें बीएनएस में, और हम अगर आईपीसी में बात करें तो आईपीसी में हमारा सेक्शन 120 ए और 120 बी। सवाल अब ये उठता है कि वेदर इन आईपीसी द प्रोविजन ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी वाज सिंस इट्स इंसेप्शन, क्या ये इसके शुरुआत से ही था? आईपीसी में ये क्वेश्चन पूछता है आपसे ऑब्जेक्टिव में कि क्या आपके आईपीसी में शुरुआत से ही आपको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का चैप्टर देखने को मिलता है? तो आंसर इज नो। क्यों नहीं? क्योंकि एक तो इंडिकेशन यही है कि 5A भी जहां जुड़ जाता है इसका मतलब वो नया एडिशन हुआ है। दूसरी चीज, ये हमारा कब ऐड हुआ था? तो सन 1913 में हमने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को एक अलग चैप्टर के रूप में ऐड किया था। उसके पहले हमारा जो अबेटमेंट में कॉन्स्पिरेसी था, अबेटमेंट आपको हमने अभी पिछले लेक्चर सीरीज में पढ़ाया है कि अबेटमेंट 3 तरह से हो सकता है। कैसे? अबेटमेंट बाय एन इंस्टिगेशन, दूसरा बाय एन कॉन्स्पिरेसी, और तीसरा बाय एड। तो ये जो कॉन्स्पिरेसी, अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी था वो तो पहले से था, लेकिन जो इंडिविजुअल क्राइम एज अ कॉन्स्पिरेसी था वो हमारे आईपीसी में नहीं था। कब जोड़ा गया? 1913 में। एक क्वेश्चन आपका तैयार हुआ। फिर अगला बात कि अब हमारे ये कौन से चैप्टर में है? चैप्टर 4 में है। सेक्शन कौन सा है? 61 सेक्शन 1 और सबसेक्शन 2। जो 120A भी था उसको 2 सबसेक्शन में बना दिया गया। ठीक, अब इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं अपना कौन सा हेड? इनकोएट क्राइम्स। इनकोएट क्राइम मींस दोज क्राइम्स दैट आर नॉट कंप्लीट इन इटसेल्फ, अपने आप में पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त कैसे नहीं है? जैसे देयर शुड बी फॉर कमीशन ऑफ अ क्राइम देयर शुड बी एटलीस्ट एन मेंस rea, actus reus as well as an act should also be there। तो ये सारी चीजें, और एक ह्यूमन बीइंग भी होना चाहिए इन सारी चीजों को करने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, इन सारी चीजों की अनुपस्थिति में भी, मतलब कोई एक यंग या 2 यंग नहीं होगा तो भी जो है वो व्यक्ति लाइबल होगा फॉर द ऑफेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर जो भी अपराध इनकोइट क्राइम्स में आते हैं। इनकोइट क्राइम्स में कौन कौन से अपराध आते हैं? तो हमने आपको पहले बताया ही था। पहला आता है अबेटमेंट। ठीक है, अबेटमेंट के बाद हमारा कौन सा अपराध आता है? कॉन्स्पिरेसी, और तीसरा आता है अटेम्प्ट। ठीक है, ये 3 अपराध हमारे इनकोइट क्राइम्स में आते हैं। अबेटमेंट हमने पढ़ लिया है। ठीक है, सेक्शन 45 से लेके 60 तक हमारे इसमें प्रोवाइडेड था बीएनएस में, और आईपीसी में कहां से प्रोवाइडेड था? तो 107 से लेके 120 तक। अब हम लोग कॉन्स्पिरेसी पढ़ने वाले हैं जो हमारे बीएनएस में कहां पे है? सेक्शन 61 में, 61A1 एंड 61(2), 2 सबसेक्शन इसमें प्रोवाइडेड है। अब हम लोग आते हैं बेयर प्रोविजन पे। एक बार बेयर प्रोविजन हम लोग पढ़ लेंगे तो हमको अच्छी क्लियरिटी आएगी कि क्या कहता है हमारा सेक्शन 61। पढ़िए, क्या मार्जिनल नोट है? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी व्हेन 2 or more persons agree with common object to do or to cause to be done। जब 2 से अधिक लोग, 2 लोग या 2 से अधिक लोग किसी एक पर्पस के लिए अपना एक ऑब्जेक्ट बनाते हुए एग्रीमेंट करते हैं, क्या करने के लिए? ए एन इलीगल एक्ट, किसी इलीगल एक्ट को करने के लिए अपना एग्रीमेंट करते हैं, या एन एक्ट विच इज नॉट इलीगल बाय इलीगल मीन्स, कोई ऐसा काम जो इलीगल तो नहीं है लेकिन उस काम को करने का तरीका जो है वो इलीगल है, तो भी वो एक्ट कॉन्स्पिरेसी कंसीडर किया जाएगा। सच एन एग्रीमेंट इज डिजिग्नेटेड एज अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। ऐसा काम करने के लिए अगर आपने एग्रीमेंट किया है तो आपको माना जाएगा कि यू आर लाइबल फॉर द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अब हम लोग आते हैं प्रोविजो पे।
प्रोविजो का मतलब एक शर्त इसमें जोड़ दिया गया, प्रोवाइडेड दैट नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस shall amount to a criminal conspiracy unless some act besides agreement is done by one or more parties to such agreement in pursuance thereof। इसका मतलब कह रहा है कि कोई भी एग्रीमेंट अगर वो कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए नहीं हुआ है तो वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं कहा जाएगा ना। एग्रीमेंट, जैसे हमने एग्रीमेंट किया किसी ऑफेंस को करने के लिए, वो तो कॉन्स्पिरेसी हो ही गया, ऊपर हमने पढ़ा। लेकिन कोई भी एग्रीमेंट अगर कोई ऑफेंस करने के लिए नहीं होता है, सामान्य काम करने के लिए होता है, तो ऐसा एग्रीमेंट क्या कहा जाएगा, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं कहा जाएगा। अनलेस, जब तक कि, अनलेस क्या कह रहा है, सम एक्ट बिसाइड्स द एग्रीमेंट इज डन बाय वन और मोर पार्टीज टू सच एन एग्रीमेंट इन परसुएंस देयर ऑफ। उस एग्रीमेंट जो लीगल पर्पस के लिए हुआ था, उस एग्रीमेंट के द्वारा, उस एग्रीमेंट के बाद उस जो मेंबर्स हैं उन मेंबर्स में से किन्हीं एक ने कोई ऐसा एक्ट कर दिया जो क्रिमिनल था। एग्रीमेंट कैसा था, उसका पर्पस क्रिमिनल नहीं था, लेकिन आपने उस एग्रीमेंट के बाद एक ऐसा एक्ट कर दिया किसी पार्टी ने कि वो क्रिमिनल पर्पस का हो जाएगा, तो भी आप लायबल हो जाएंगे फॉर द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। मतलब तीन चीजें आपको ध्यान देनी है। पहली चीज कि कोई भी एग्रीमेंट क्या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए सिर्फ कॉन्स्पिरेसी होना जरूरी है या एक्ट भी होना जरूरी है, तो इसका आंसर है नहीं। सिर्फ कॉन्स्पिरेसी इज, सिर्फ ओन मियर कॉन्स्पिरेसी इज इनफ फॉर हेल्डिंग एनी पर्सन लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए सिर्फ आपका आपराधिक षड्यंत्र हो जाए इतना पर्याप्त है। ऐसा जरूरी नहीं है कि उस आपराधिक षड्यंत्र के परिणाम स्वरूप आपने कोई काम भी किया, इस बात का होना आवश्यक नहीं है। दूसरी चीज कह रहा है कि अगर किसी भी व्यक्ति ने कोई लीगल एग्रीमेंट किया है, कोई लीगल पर्पस से एग्रीमेंट किया है, तो वो तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं होगा। लेकिन अगर उस एग्रीमेंट के परसुएंस में कोई इलीगल एक्ट हो जाता है तो भी वो एक्ट कॉन्स्पिरेसी कंसीडर कर लिया जाएगा। ठीक है, अब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन, इट इज इमेटेरियल वेदर द इलीगल एक्ट इज अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ सच एग्रीमेंट और इज मेयरली इंसिडेंटल टू द ऑब्जेक्ट। ये बात आपका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है कि जो इलीगल एक्ट हुआ है क्या वो उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्ट था या केवल क्या था, इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट था, अल्टीमेट ऑब्जेक्ट नहीं था। ठीक है, तो भी जो है इस बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि वो आपका पर्पस था या नहीं था। अगर इलीगल एक्ट हुआ है तो आपको लायबल ठहराया जाएगा फॉर द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अब हम लोग, ये हो गया हमारा 120A ना। अब ये जो इसका सबसेक्शन 2 है ये आ गया 120B में। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, डिफिनीशन ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, मतलब व्हाट आर रिक्वायर्ड फॉर द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जो सबसेक्शन 2 है 61 का, जो 120B को रिप्लेस करता है, मतलब पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को पनिश करने के लिए दो तरीके बताए गए हैं। पहला, whoever is a party to a criminal conspiracy, कोई भी व्यक्ति जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का पार्टी होगा उसको कैसे पनिश किया जाएगा, टू कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल विथ डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और रिगोरस इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म ऑफ 2 years और अपवर्ड्स। कोई भी व्यक्ति जो आजीवन कारावास से दंडित किए जाने वाला कोई अपराध करता है या मृत्यु दंड से दंडित किए जाने वाला कोई अपराध करता है या ऐसा अपराध करता है जो कम से कम 2 साल से अधिक का रिगरस इम्प्रिजनमेंट रखता हो। ऐसा अपराध मतलब कम से कम अगर आपने ऐसा अपराध किया है जिसमें 2 साल से अधिक की रिगरस इम्प्रिजनमेंट दी जा सकती है, ऐसे अपराध का आपने क्या कर दिया, कॉन्स्पिरेसी कर दिया। ठीक है, ऐसा अपराध जिसमें 2 साल से अधिक की सजा दी सकती है, और वो कैसी सजा होगी, रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगी। और उस अपराध के लिए आपने क्या किया, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी किया। तो कहा कह रहा है कि वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड इन दिस संहिता फॉर द पनिशमेंट ऑफ सच ए कॉन्स्पिरेसी, जहां पे इस संहिता में ऐसे अपराधों को दंडित करने के लिए, मतलब ऐसे षड्यंत्रों को दंडित करने के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है, तो ऐसा माना जाएगा कि आपने उस अपराध का अबेटमेंट किया है। और जब चूंकि आपने अबेटमेंट किया है तो आपको उतनी ही सजा मिलेगी जितना कि उस अपराध के
करने पे मिलती। बेसिकली कि अगर आपने एक अपराध का कॉन्स्पिरेसी किया और वो अपराध जिसका आपने कॉन्स्पिरेसी किया वो कितने साल से दंडित होने वाला है, 2 साल से अधिक रिगरस इम्प्रिजनमेंट। तो आप उस अपराध के लिए पूरी तरह से दंडित होंगे जैसे कि आपने अबेटमेंट किया, ठीक है। और अबेटमेंट में हमने बताया था कि अबेटमेंट अबेटर को और एक्चुअल ऑफेंडर को दोनों की ही सेम सजा मिलती है, ठीक है। अब इसका सबसेक्शन बी कहता है अदर देन अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल एज अफोरसेड, जैसा कि ऊपर कहा गया है। ऊपर क्या कहा गया है कि 2 साल से ऊपर तक की सजा वाले अपराध। अब कह रहा है कि अगर 2 साल से कोई आपने ऐसे अपराध का षड्यंत्र किया जिसकी सजा 2 साल से कम की है, तब क्या दंड होगा, तब क्या होगा, शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ और विथ फाइन और विथ बोथ। तो अगर आपने ऐसे अपराध का षड्यंत्र किया जिसकी सजा 2 साल से कम की है तो आपको कम से कम जो है 6 महीने तक की सजा या फाइन दोनों के ही साथ आपको दंडित किया जा सकता है, ठीक है। अटेम्प्ट में हम की लिखना भूल गए थे। तो ये हो गया हमारा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 120A और 120B या सेक्शन 61 का सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2. Subsection 1 is talking about the definition of the criminal conspiracy and subsection 2 is talking about the punishment for the criminal conspiracy. अब हम लोग आते हैं इसेंशियल्स पे, क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं हमारे ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 और मोर पर्सन्स, ये तो होना जरूरी है। क्या एक व्यक्ति अकेली जो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए जरूरी है लायबल ठहराया जा सकता है? जैसे कोई व्यक्ति अकेला है और उसको हम क्या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए लायबल ठहरा सकते हैं? तो आंसर इज नो। कम से कम 2 व्यक्ति तो होना चाहिए, 2 से अधिक कुछ भी हो सकता है। दूसरी चीज क्या कह रहा है, एन एग्रीमेंट फॉर एन इलीगल एक्ट। आपने एक इलीगल एक्ट के लिए एग्रीमेंट होना जरूरी है उन 2 लोगों का। ये जो 2 लोग थे, इन 2 लोगों ने क्या कर दिया, एग्रीमेंट कर दिया फॉर ए इलीगल एक्ट। जब इलीगल एक्ट का आपने एग्रीमेंट कर दिया तो आपकी लायबिलिटी स्टार्ट हो गई। अब तीसरी चीज क्या कर रहा है, जॉइंट इंटेंट या इंटेंशन टू कमिट इलीगल एक्ट और बाय इलीगल मीन्स। चाहे आपने वो इलीगल एक्ट किया हो या इलीगल मीन्स से किया हो, मतलब जिस पर्पज से आपने किया है वो पर्पज इलीगल था तो भी माना जाएगा, या वो तरीका इलीगल था तो भी माना जाएगा कि आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए लायबल है। तो बेसिकली हमको अगर इसेंशियल देखा जाए तो कम से कम 2 व्यक्ति होना चाहिए, फिर एक एग्रीमेंट होना चाहिए और उसके बाद ज्वाइंट इंटेंट मतलब कॉमन इंटेंशन या कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए उन लोगों का। कॉमन ऑब्जेक्ट सेक्शन 34 वाला नहीं, कॉमन ऑब्जेक्ट मतलब कॉमन इंटेंशन सेक्शन 34 वाला नहीं, कॉमन ऑब्जेक्ट यहाँ पे पूछ रहा है। ऑब्जेक्ट का मतलब आप दोनों लोगों ने उस पर्पस के लिए, उस उद्देश्य के लिए क्या किया है, एग्रीमेंट किया ना। और कैसा एक्ट होगा, वो इलीगल एक्ट होगा या इलीगल ओमिशन होगा या इलीगल मीन्स से होगा। तो ऐसे एक्ट के लिए अगर आपने एग्रीमेंट आपने किया है तो माना जाएगा कि आप जो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए लायबल हैं। ये हो गया हमारा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कंप्लीट। अब हम लोग केसेस डिस्कस करेंगे। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में हमको बस इतना याद रखना है कि पहली चीज कि कोई भी अपराध के लिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए एक्ट होना जरूरी नहीं है। एक्ट होना जरूरी है अबेटमेंट वाले क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, उसमें कॉन्स्पिरेसी प्लस एक्ट दोनों रिक्वायर्ड है। इसमें सिर्फ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इनफ है, एक्ट जरूरी नहीं है। अगर आपने कोई एग्रीमेंट किया है और वो एग्रीमेंट कैसा है, नॉर्मल है, ऑफेंस के लिए नहीं है, तो वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं माना जाएगा। हाँ, अगर उस एग्रीमेंट के परिणाम स्वरूप आपने कोई क्रिमिनल एक्ट कर दिया है तो फिर उस एग्रीमेंट को हम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी
कंसीडर कर लेंगे। ये हमारा सेक्शन बात करता है। अब हम लोग आते हैं हमारे केसेस पे। तो इसमें पहला केस है आर वर्सेस बरकत अली 1914। इसमें हम इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स बताते हुए चलेंगे, फैक्ट नहीं बताएंगे, सिर्फ आपको स्टेटमेंट्स बताते चलेंगे कि इस केस में क्या बोला गया था जो नेसेसरी होगा ना। तो पहला केस है आर वर्सेस बरकत अली। आर वर्सेस बरकत अली 1914। इस केस में एक्चुअली कोर्ट ने कहा कि देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन्स टू कमिट एन इलीगल एक्ट। क्या कहा? देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट क्या कहा? देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन्स, बिटवीन टू और मोर पर्सन्स टू कमिट एन इलीगल एक्ट। ठीक है, मतलब इस केस को हम लोग देखें तो इसमें तीन इसेंशियल मिल के आता है। देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन्स टू कमिट एन इलीगल एक्ट। कोई भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए किसी भी व्यक्ति को लायबल करने के लिए एग्रीमेंट होना चाहिए, दो या दो से अधिक व्यक्ति होना चाहिए और इलीगल एक्ट होना चाहिए। ठीक है, मतलब वो एग्रीमेंट जो है इलीगल एक्ट के लिए हुआ होना चाहिए। ये हमारे कहा गया था बरकत अली आर वर्सेस बरकत अली जो 1914 का केस। इसके बाद हम दूसरा केस देखते हैं इसमें, तपन दास वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1955। तपन दास वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1955। इस केस में क्या कहा गया कि प्रोसिक्यूशन मस्ट प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। ठीक है, प्रूव कॉन्स्पिरेसी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। हमने अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में पढ़ा है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक पनिश नहीं किया जा सकता जब तक बियॉन्ड रीजनेबल डाउट वो इस्टेब्लिश न हो जाए। जैसे आप लोगों ने एक केस पढ़ा होगा आरुषि तलवार हत्याकांड। इस केस में क्या हुआ, आरुषि तलवार के मर्डरर जो उनके फादर थे, फादर मदर को मुख्य आरोपी बनाया गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनको बेनिफिट ऑफ डाउट पे छोड़ दिया, मतलब उस ऑफेंस में किसी भी व्यक्ति को पनिश ही नहीं किया गया। क्यों? बिकॉज ऑफ द बेनिफिट ऑफ द डाउट, या द केस वॉज नॉट सक्सेसफुली इस्टेब्लिश्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। बिना किसी रीजनेबल डाउट के उसको सक्सेसफुली इस्टेब्लिश करने में हमारा जो कोर्ट था या ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट थे वे सक्सेसफुल नहीं हो पाए। ठीक है, तपन दास वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में क्या कहा कि मेयर सस्पिशन इज नॉट इनफ। मेयर सस्पिशन इज नॉट इनफ फॉर हेल्डिंग एनी पर्सन लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, तीसरा केस हम देखते हैं स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस कत्थी कल्लू 1961 का केस है। क्या है? स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काथी कालू। ये 1961 का केस है। इस केस में एक्चुअल में क्या कहा कि एन ओवर्ट एक्ट इज नॉट इसेंशियल टू इस्टेब्लिश अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। क्या कहा? ओवर्ट एक्ट इज नॉट इसेंशियल, ओवर्ट एक्ट इज नॉट essential to establish a case of criminal conspiracy। मतलब आपराधिक षड्यंत्र के लिए किसी भी व्यक्ति को लायबल होने के लिए एक
एग्रीमेंट और साथ में कोई एक्ट होना जरूरी नहीं है। आपने एग्रीमेंट कर लिया कि आप आपराधिक षड्यंत्र कर रहे हैं, मतलब कोई अपराध के लिए आपने षड्यंत्र कर लिया, वो अपने आप में पर्याप्त है आपको सजा होने के लिए। आपको ये बात जरूरी नहीं है कि आप ये प्रूफ करें कि उस अपराध में कोई ओवर्ट एक्ट भी होना चाहिए। इसके बाद हमारा अगला केस आता है केहर सिंह वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, 1988 का केस है। केहर सिंह, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड लीडिंग केस है। केहर सिंह वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1988 का केस है। ये एक्चुअल में क्या हुआ था इस केस में? इस केस में केहर सिंह वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, ये इस केस में क्या हुआ कि जो हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हो गया था। इसमें क्या हुआ कि उनकी हत्या हो गई थी, और हत्या क्या हुआ, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के द्वारा की गई थी। तो इसमें क्या कहा कि ऑनरेबल कोर्ट ने क्या कहा कि वेदर अ पर्सन कैन बी हेल्ड लाइबल फॉर द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इन एब्सेंस ऑफ ए डायरेक्ट रोल। ना, जो व्यक्ति था उसका प्ली था कि I was not directly involved in the offense of criminal conspiracy that was done for the assassination of the honorable prime minister। प्रधानमंत्री की हत्या में मैं डायरेक्टली क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में रोल मेरा नहीं है, मेरा इनडायरेक्ट रोल। तो कोर्ट ने कहा कि यू मे बी हेल्ड लाइबल इवन फॉर द इनडायरेक्ट रोल ऑफ योरसेल्फ। आप अपने अपराध के लिए इनडायरेक्ट जो आपका रोल है, डायरेक्ट रोल नहीं है, उसके लिए भी आपको लाइबल ठहराया जा सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि उसमें डायरेक्ट रोल आपका हो ही। ठीक है, तो क्या कहा कि इवन फॉर इनडायरेक्ट रोल इन कॉन्स्पिरेसी a person may be punished even for a indirect role a person can be held liable for the offense of criminal conspiracy। आपका डायरेक्ट रोल हो उसमें जरूरी नहीं। फिर उसके बाद अगला केस आता है हमारा, जो इसमें और लीडिंग केस हमारा है, कब का है, 2021 का, प्रवीण वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। ये आज का लास्ट केस है, 5वां केस जो है प्रवीण। ऐसा है एक्चुअल में केसेस तो बहुत ढेर सारे हैं, हम इतने ही केसेस डिस्कस करते हैं जिससे आपको आपका इसेंशियल जो है उस अपराध का समझ में आ जाए, और जो लीडिंग केस भी वो जो आपके एग्जाम में पूछता हो। क्या केस का नाम है? परवीन, एक्चुअल में प्रवीण नहीं, परवीन वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2021। स्टेट ऑफ हरियाणा 2021। इसमें क्या हुआ था, द अक्यूज्ड वॉज बीइंग एस्कॉर्टेड फ्रॉम एक पुलिस स्टेशन, पुलिस के द्वारा सेंट्रल जेल जो है उसको जयपुर शिफ्ट किया जा रहा था। कहाँ से? सेंट्रल जेल से जयपुर ले जाया जा रहा था ट्रेन से। किसको? अक्यूज्ड को। और जैसे ही ट्रेन पहुंचती है कहाँ, नांगेल पथानी एक जगह है, नांगेल पथानी स्टेशन पे जैसे ही ट्रेन पहुंचती है, 4 अक्यूज्ड चढ़ जाते हैं ट्रेन में, और उन चारों ने क्या किया, अटैक कर दिया पुलिस के ऊपर जिन लोगों के साथ वो अक्यूज्ड जा रहा था। और उस अटैक में हेड कांस्टेबल के ऊपर गोली चलाई गई और एक पुलिस ऑफिसर की मौत हो गई। और फाइनली उन जो चारों लोगों ने एंट्री की थी उसमें से एक व्यक्ति पकड़ा गया और बाकी 3 लोग भाग गए। अब ये कहा गया कि दे आर लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत इंटरेस्टिंग जजमेंट क्या दिया कि इट इज नॉट सेफ। आप लोग ये लिख लीजिएगा, यहाँ पे जगह नहीं, मैं बोल देता हूँ। क्या कहा? इट इज नॉट सेफ टू हेल्ड अ पर्सन गिल्टी या टू होल्ड अ पर्सन गिल्टी फॉर ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 120B। क्योंकि तब हमारा BNS नहीं था, तो हम 120B मतलब 61 का सबसेक्शन 2। क्या कहा? इट इज नॉट
safe to hold a person under for the offenses under section 120B of IPC in absence of any evidence to show a meeting of minds between the conspirated for the intended act। कि जब तक कॉन्स्पिरेटर्स के बीच में कोई एक मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं होगा, कोई एग्रीमेंट नहीं होगा, तब तक उन कॉन्स्पिरेटर्स को हम लायबल नहीं ठहराए जा सकता है। तो जबकि हालांकि इसमें देखने को तो मिलता है कि भाई बिना मीटिंग ऑफ माइंड्स के, बिना एग्रीमेंट के इतना सुनियोजित तरीके से अटैक करना पॉसिबल नहीं था। लेकिन हमको इसमें क्या याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि किसी भी व्यक्ति को कॉन्स्पिरेसी के लिए लायबल ठहराने के लिए इतना कम से कम आवश्यक है कि उस व्यक्ति और जो एक्चुअल ऑफेंडर है, जिन लोगों ने कॉन्स्पिरेसी की है, उन लोगों में कम से कम मीटिंग ऑफ माइंड्स होना चाहिए, एग्रीमेंट, उनका मस्तिष्क जो है किसी भी सेम पॉइंट पे एग्री होना चाहिए। मतलब उन दोनों लोगों का इंटेंशन सेम होना चाहिए कि हमको एक ऑब्जेक्ट को अचीव करना है। मान लीजिए किसी भी व्यक्ति का मर्डर करना है, इस केस में उस व्यक्ति को छुड़ाने का इंटेंशन था इन लोगों का, तो ऐसा माना जाएगा कि आपका इंटेंशन होना चाहिए। तो इसमें हम एक लाइन में क्या लिख देते हैं, इट इज नॉट सेफ टू hold a person liable for कौन से ऑफेंस के लिए, फॉर 120 बी, माने अभी हम 61 का सबसेक्शन 2 कहेंगे। क्यों? इट इज नॉट सेफ टू होल्ड अ पर्सन फॉर 120 बी या 161 का सबसेक्शन 2 if meeting of minds is not there। मतलब अगर वहां पे मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं होगी, इंटेंशन नहीं होगा, एग्रीमेंट नहीं होगा, तो हम किसी भी व्यक्ति को 120 बी में या अपने 61 के सबसेक्शन 2 में पनिश नहीं कर सकते हैं, पनिश करना उचित नहीं होगा। ये है हमारा परवीन वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2021। तो बेसिकली हमने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आज के लेक्चर में कंप्लीट कर लिया और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अंडर सेक्शन 120 ए बी और दूसरा आपके जो अबेटमेंट में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। तो इस वाले में हमारे 120 बी वाले में या हमारे 61 वाले में क्या है, एक्ट जरूरी नहीं है, ओवर्ट एक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड। कौन से केस में हमने कहा कि हाँ, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काथी कालू, ओवर्ट एक्ट इज नॉट इसेंशियल, मेयर एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस इज एनफ। लेकिन हमारे अबेटमेंट वाले में एग्रीमेंट भी होना चाहिए और ओवर्ट एक्ट भी होना चाहिए। ये हमारा डिफरेंस है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे फॉर द लेक्चर ऑफ हमारा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आपका कंप्लीट हो गया और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग इस लेक्चर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे मैक्सिमम बच्चों को, जो नीडी बच्चे हैं, जिनको ऐसा लेक्चर मिल पाए, ज़्यादा से ज़्यादा तक हमारी पहुंच बन पाए। थैंक यू, धन्यवाद।